क्या हो अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले जिसमें आप पास्ट में जाकर अपने मनचाहे तरीके से अपने पास्ट को बदल दें। ये सुनकर तो आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे ना कि आप अपने पास्ट में क्या बदलना चाहेंगे। वेल, इसी आइडिया पर बेस्ड 2023 में आई एक टाइम ट्रेवल मूवी है जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन करना तो बनता ही है। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहानी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली होती है। जहाँ हमको एक वर्णन नाम का शहर दिखाया जाता है जिसका पास्ट बहुत ही खून खराबे से भरा हुआ है, क्योंकि 35 साल पहले यहाँ एक ही स्कूल ग्रुप की 3 लड़कियाँ टिफनी, मैरिना और हेदर, तीनों का उनके बर्थडे के दिन ही मर्डर हुआ था। इनके कातिल में एक चीज कॉमन थी, उसने एक ही तरीके से मास्क पहनकर इन तीनों का एक ही पैटर्न में 16 बार चाकू से मारकर मर्डर कर दिया था। तभी से वर्नन शहर के लोग उसे स्वीट 16 नाम से जानते हैं। स्वीट 16 ने अपना आखिरी शिकार हेदर को हेलोवीन के दिन बनाया था। उसके बाद ऐसी कोई भी हत्या नहीं हुई और वो पूरी तरह से गायब हो गया। तभी से वर्नन के यंग बच्चे हेलोवीन के दिन उसी आइकॉनिक मास्क को पहनकर पार्टी करते हैं। अब 35 साल बाद एक रिपोर्टर जिसका नाम क्रश है, वहाँ इस न्यूज को अपने पॉडकास्ट के जरिए बताती है और उस मास्क को पहने यूथ को भी दिखाती है। अब मूवी की मेन लीड जेनी की एंट्री होती है, जो कि हेलोवीन पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। लेकिन वहाँ उसकी माँ प्लैम और डैड ब्लैक को दिखाया जाता है, जो कि जेनी को पार्टी में जाने के लिए मना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो शायद अभी भी उस स्वीट 16 से डरते हैं। लेकिन जेनी नहीं मानती और अपनी माँ से कहती है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझे कराटे करना आता है जो कि आपने सिखाया है। उसकी बात सुनकर प्लैम मान जाती है और उसको पार्टी में जाने की इजाजत दे देती है। जेनी अपने डैड के साथ अपने दोस्त एमेलिया के साथ पार्टी में जाने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ हमको पता चलता है कि एमेलिया की माँ लॉरेन ब्लैक और प्लैम 35 साल पहले टिफनी, मरीना और हेदर ये सारे एक ही हाई स्कूल के क्लासमेट थे। जिसके बाद ब्लैक एमेलिया और जेनी को पार्टी में छोड़ने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि प्लैम अपने घर में भी कॉलोनी के छोटे बच्चों के लिए पार्टी रखती है। तभी वहाँ स्वीट 16 के मास्क में एक आदमी आता है, जिसे पड़ोसी समझकर प्लैम दरवाजा खोल देती है। लेकिन जैसे ही प्लैम दरवाजा खोलती है, वो आदमी प्लैम पर हमला कर देता है। प्लैम जल्दी से दरवाजा बंद करके पुलिस को मदद के लिए फोन लगा देती है। इतने में ही वो मास्क वाला इंसान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और प्लैम पर चाकू से वार करने लगता है। लेकिन प्लैम को भी डिफेंस करना आता था। दोनों लड़ते लड़ते किचन में पहुंच जाते हैं, जहाँ रखे चाकू उठाकर प्लैम पुलिस के आने की धमकी देती है। तभी वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो प्लैम पर पीछे से वार करता है और उसको भी 16 बार चाकू से स्टैब करके मार डालता है। इस बात की खबर क्रश अपने पॉडकास्ट के जरिए पूरे शहर को बताता है। पुलिस भी खोजबीन में लग जाती है। जेनी अपनी माँ की मौत से बहुत दुखी होती है और लगातार रो रही होती है। ब्लैक का भी बुरा हाल रहता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी अब अपने स्कूल में होती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आती है जिसका नाम कारा होता है। वो प्लैम की मौत के बारे में पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आई होती है। वो जेनी को बताती है कि प्लैम के फोन में सर्च करने पर हमें पता चला है कि वो रिपोर्टर क्रिश से मैसेज के जरिए बात क्या करती थी। क्या उन दोनों में कोई रिश्ता था? जिस पर जेनी कारा को उसकी बकवास बंद करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। इंटरेस्टिंगली कारा भी ब्लैक और पाम की क्लासमेट हुआ करती थी। लेकिन वो जेनी से ऐसे सवाल क्यों कर रही थी, ये हम आगे मूवी में जानेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जेनी स्कूल से सीधा एक पार्क में जाती है, जहां उसकी दोस्त अमेलिया साइंस फेयर के लिए एक मशीन तैयार कर रही होती है, जो कि टाइम ट्रेवल मशीन है। अमेलिया बताती है कि इस मशीन का आइडिया मेरी माँ का था और उन्होंने इसको आधा बना भी दिया था, लेकिन वो इसको पूरा नहीं कर पाई और अब मैं इसको पूरा करूंगी। अमेलिया ये भी बताती है कि इस मशीन को चलाने के लिए एक स्पेशल चीज की जरूरत है, जिसके लगाते ये मशीन काम करना शुरू कर देगी। लेकिन मुझे अभी उसके बारे में पता नहीं है। जेनी इस मशीन को बहुत गौर से देखती है, जहाँ उसको अक्टूबर 1987 की डेट लिखी हुई दिखती है, जिसको देखकर जेनी को आइडिया आता है कि अगर हम 1987 में जाकर शुरू में ही स्वीट 16 को मर्डर करने से रोक दें तो ये सब होगा ही नहीं। जेनी यही सब सोचते हुए घर आती है, जहाँ वो क्रिश का पॉडकास्ट देखती है और उससे मिलने अगली सुबह एक रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पर क्रिश कहता है कि उसके और प्लैम के बीच कुछ गलत नहीं था, वो दोनों तो बस उस किलर को पकड़ना चाहते थे। तभी क्रिश एक नोट निकालकर जेनी को देता है और कहता है कि उसको ये नोट प्लैम ने दिखाया था और बताया था कि 1987 में ये नोट उसको मिला था, जिस पर लिखा हुआ था कि अगले शिकार प्लैम है। अब रात के समय जेनी फिर से उसी साइंस फेयर में जाती है, जहाँ एमिलिया भी मौजूद होती है और जेनी को मजाक में डराने की कोशिश करती है। इतने में ही वहाँ पर वो मास्क वाला इंसान पीछे से जेनी पर हमला कर देता है। जेनी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर उस टाइम ट्रेवल मशीन में छुप जाती है, लेकिन वो किलर वहाँ भी पहुंच जाता है और जेनी के ऊपर चाकू से हमला करने लगता है। इसी हाथापाई में उसका चाकू मशीन के डिस्प्ले में लग जाता है और वो मशीन अपने आप ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से जेनी सीधे टाइम ट्रेवल करके 1987 में पहुंच जाती है। 1987 में पहुंचने के बाद जेनी अपने काम में लग जाती है। वो सीधे अपने माँ की हाई स्कूल जाती है, जहाँ वो खुद को न्यू स्टूडेंट दिखाकर एडमिशन ले लेती है। जेनी अपनी माँ से इंटरेक्ट करने के लिए स्पोर्ट्स क्लास ज्वाइन करती है, जहाँ वो अपनी माँ प्लैम, टिफनी, मरीना, हेदर के रूड और बोल्ड बिहेवियर को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसने तो अपनी माँ को हमेशा से शांत देखा था। खैर जेनी को तभी पता चलता है कि आज ही के दिन टिफनी का बर्थडे है, जिस दिन उसका मर्डर हुआ था। इसीलिए वो प्लैम को पार्टी कैंसिल करने के लिए कहती है। लेकिन प्लैम कहाँ मानने वाली थी। जेनी किसी भी तरह से इस हादसे को रोक फ्यूचर को बदलना चाहती है। तभी उसको अमेलिया की मॉम लॉरेन मिलती है, जिन्हें जेनी अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए उनके टाइम ट्रेवल डायरी के बारे में बताती है। लॉरेन को जेनी पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि उस डायरी में क्या लिखा है इसके बारे में लॉरेन ने किसी को नहीं बताया। जेनी उसको बताती है कि वो फ्यूचर से उसकी मशीन से यहाँ पर आई है। वो उसको यहाँ आने की वजह भी बताती है कि वो यहाँ टिफनी, मरीना और हेदर की जान बचाने के लिए आई है, जिससे कि वो प्लैम की जान भी बचा सके। लॉरेन जेनी को टिफनी के बर्थडे पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ जेनी अपने प्रिंसिपल डेग और कोच रेंडी को देखती है, जो कि 1987 में उसकी माँ के क्लासमेट हुआ करते थे। जेनी उस पार्टी में इनवाइटेड
एक्साइटेड नहीं रहती, फिर भी वो जुगाड़ करके पार्टी में घुस जाती है और लगातार टिफनी का पीछा करती रहती है। तभी उसको याद आता है कि उसने क्रिश के पॉडकास्ट में देखा था कि टिफनी की मौत गराज में हुई थी, इसीलिए वो प्लैम और मरीना को टिफनी पर नजर रखने के लिए खुद गराज की तरफ चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि जेनी फ्यूचर से पास्ट को बदलने के लिए आई है, इसीलिए यहाँ पर पूरा पास्ट ही चेंज हो जाता है और वो स्वीट 16 टिफनी को गैराज में नहीं बल्कि उसके रूम में ही मार देता है। अब जब प्लैम और जेनी टिफनी को ढूंढते हुए रूम में आते हैं तो अपने सामने टिफनी की लाश देखते हैं। प्लैम पूरी तरह घबरा जाती है, जिसको सहारा देने का काम जेनी और लॉरेन करती है। प्लैम जेनी और लॉरेन से इसी बीच क्लोज हो जाती है और जेनी से पूछती है कि आखिर तुम्हें इस मर्डर के बारे में कैसे पता था, जिस पर जेनी कहती है कि मेरे पास फ्यूचर को देखने की पावर है। और जेनी ये भी कहती है कि मैंने मरीना और हैदर का भी मर्डर देखा है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या तुम्हें किसी इंसान पर शक है। जिस पर प्लैम थोड़ा सोचती है लेकिन वो उसको जवाब नहीं दे पाती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 2023 में होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एमिलिया अपनी मशीन में काम कर रही होती है। तभी क्रिश वहाँ पर आ जाता है और एमिलिया से कहता है कि मैंने अपने पॉडकास्ट में गलत जानकारी दे दी है, टिफनी तो रूम में मरी थी और मैंने गैराज में कहा था। जिस पर एमिलिया उसको बताती है कि पास्ट में टिफनी गैराज में ही मरी थी, लेकिन जेनी के पास्ट में ट्रैवल करने की वजह से पास्ट में कुछ चेंजेस हो गए हैं। इस बात पर पहले तो क्रिश विश्वास ही नहीं करता, लेकिन जब वो टिफनी के बर्थडे पार्टी की फोटो में जेनी को देखता है तो उसको यकीन हो जाता है। तभी एमिलिया को उस फोटो में एक नोट दिखाई देता है जिसे जेनी ने भेजा था कि अगर तुम उस मशीन में चाकू के मेटल का इस्तेमाल करो तो मशीन ऑन हो जाएगी। और ये देखने के बाद एमिलिया सब समझ जाती है और मशीन ऑन कर लेती है। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है 1987 का, जहाँ जेनी लॉरेन के साथ स्कूल जाती है। स्कूल में प्लैम, मरीना और हैदर इन दोनों के साथ कहीं घूमने जाने के लिए कहती है और जेनी जब उस जगह पहुंचती है तब उसको पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ मरीना का मर्डर हुआ था। इन 5 लड़कियों के साथ ब्लैक, रैंडी और केरा भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। रात के समय में सभी अपने अपने रूम में होते हैं। तभी अचानक से हैदर के रूम में म्यूजिक लाउड हो जाता है, जिसको सुनकर जेनी को अंदाजा हो जाता है कि स्वीट 16 शायद आ गया है। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुंच पाती, हैदर स्वीट 16 के हाथों मारी जा चुकी थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वहाँ पर मरीना को मरना था, ना कि हैदर को। मतलब पास्ट पूरी तरह से चेंज हो चुका था। तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और पूछताछ के दौरान ब्लैक कारा पर इल्जाम लगाता है। इसीलिए कारा ब्लैक से नफरत करती थी और यही वजह है कि कारा प्लैम पर इल्जाम लगा रही थी। आगे हम देखते हैं कि जेनी सभी लोगों के साथ मिलकर उस किलर को पकड़ने के लिए प्लान बनाती है, जिसमें मरीना को मोहरा बनाया जाता है ताकि जब किलर मरीना को मारने आए तो उसको रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। स्वीट 16 का इंतजार सब बाथरूम में कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो किलर मरीना के पीछे आ जाता है, लेकिन किलर वहाँ पर छुपी हुई जेनी को देख लेता है और सारे प्लान को समझ जाता है। वो किलर मरीना पर हमला करता है। मरीना के बचाव में जेनी कूद पड़ती है और ब्लैक भी उस किलर से खूब लड़ता है। अंत में कारा पीछे से उस पर गोली चला देती है और स्वीट 16 वहीं पर मारा जाता है। अब ये सब मिलकर उस किलर का मास्क हटाते हैं, जिसके चेहरे को देखकर ये सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल डैंग होता है। डैंग के गले में एक लॉकेट मिलता है, जिसको खोलने पर पता चलता है कि डैंग की गर्लफ्रेंड ट्रिश नाम की एक लड़की हुआ करती थी, जिसे मरीना, टिफनी और हैदर स्कूल में बुली किया करते थे। और एक दिन उसे खूब शराब पिलाकर उन्होंने ड्राइव करने पर मजबूर कर दिया, जिसमें ट्रिश की मौत हो गई। और शायद तभी से डैंग ट्रिश की मौत का बदला लेने के लिए इन तीनों को मारने का प्लान बना रहा था। लेकिन तभी प्लान बताती है कि मैं तो उस दिन वहाँ पर थी भी नहीं, फिर उस नोट में डैंग ने मुझे मारने की धमकी क्यों दी थी। इतनी देर में एक आदमी जिसने स्वीट 16 का मास्क पहना था वहाँ पर आता है और मरीना के गले को काटकर वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से मौके पर ही मरीना की मौत हो जाती है। ये सीन मूवी में एक नया ट्विस्ट लेकर आता है। आखिर वो आदमी है कौन, जिस सवाल के जवाब में जेनी कहती है कि कहीं ये फ्यूचर से तो नहीं आया। अब हम 2023 में देखते हैं कि लॉरेन एमिलिया से मिलने उसके मशीन बूथ पर आती है, जहाँ एमिलिया को बेहोशी की हालत में देख लॉरेन घबरा जाती है और वो भी टाइम ट्रेवल करके 1987 में चली आती है, जहाँ लॉरेन जेनी को 2023 में जाने के लिए कहती है। उधर मरीना को मारने के बाद वो किलर वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे कारा और ब्लैक जाते हैं। कारा अपनी गन से काफी सारी गोलियां मारता है, लेकिन वो किलर बचते बचाते निकल जाता है। तभी उसे क्रिश के डैड, जो कि रिपोर्टर थे और उस न्यूज को कवर कर रहे थे, वो मिलते हैं, जिनको वो मारकर वहाँ से भाग जाता है। लॉरेन जेनी को टाइम ट्रेवल मशीन से फ्यूचर में जाने के लिए कहती है। तभी वो किलर वहाँ पहुंच जाता है और लॉरेन को मारकर मशीन से बाहर फेंक देता है। और जैसे ही जेनी को मारने वाला होता है तभी प्लैम वहाँ आकर जेनी को बचा लेती है और उस किलर से फाइट करती है, जिस बीच उसका मास्क निकल जाता है। और तब हमको पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि क्रिश है, जो कि फ्यूचर से आया है ताकि वो पास्ट को चेंज होने से रोक सके। क्रिश ऐसा इसलिए कर रहा था कि अगर 1987 का पास्ट चेंज हो गया तो उसका पॉडकास्ट बंद हो जाएगा और फिर वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तभी हमारे सामने एक और राज खुलता है कि क्रिश ने ही प्लैम को फ्यूचर में मारा था और वो नोट्स भी झूठे थे ताकि वो अपने पॉडकास्ट की रेटिंग हाई कर सके और रातों रात मशहूर हो जाए। और तो और इसी ने अपने डैड को भी मार डाला है। अब ये सब जानने के बाद जेनी वहाँ पर रखी गन से क्रिश को शूट कर देती है, जिसके साथ क्रिश की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब कहानी 2023 में शिफ्ट होती है, जहाँ जेनी अपनी माँ, एमिलिया, लॉरेन सबको जिंदा देख बहुत खुश होती है। क्रिश 1987 में मर गया था, इसीलिए फ्यूचर में उसकी कोई चर्चा नहीं होती। पास्ट में इतना कुछ बदलने की वजह से अब जेनी का एक बड़ा भाई भी है, जिसका नाम भी जेनी ही है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर जेनी के भाई का नाम जेनी है तो आखिर जेनी का नाम क्या है। वेल, पास्ट चेंज होने की वजह से अब जेनी का नाम कोल्ट है। जिस सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, ये टाइम ट्रेवल मूवीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में ये आपको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। प्लीज हमारी इस कोशिश के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर कमेंट भी कर देना, क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।